हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम कोर्स में हम लैंग्वेज यूजेस ओरल एंड रिटन ये टॉपिक पढ़ रहे थे और जिसके अंतर्गत दो लैंग्वेजेस हमने पढ़नी थी, ओरल लैंग्वेज एंड रिटन लैंग्वेज, मौखिक भाषा एवं लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा के बारे में हम अपनी पिछली कक्षाओं में सारी नॉलेज ले चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं रिटन लैंग्वेज, लिखित भाषा के बारे में। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे लिखित भाषा या रिटन लैंग्वेज के बारे में। जिस तरह से मौखिक भाषा अपनी एक अलग पहचान रखती है, एक अपनी इम्पोर्टेंस है उसकी, इसी तरह से लिखित भाषा की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। लिखित भाषा भी हमारे बहुत काम में आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लिखित भाषा कहते किसे हैं। तो स्टूडेंट्स, अपने विचारों तथा भावों को लेखन लिपि द्वारा लिखकर व्यक्त करना लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। मौखिक भाषा में हम अपने विचारों और अपने भावों को बोल करके व्यक्त करते हैं, किसी के सामने रखते हैं, प्रकट करते हैं अपने विचारों एवं भावों को। कि भाषा क्या है? भाषा विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति के लिए एक प्रमुख साधन है और इसी भाषा के अंतर्गत मौखिक भाषा भी आती है और लिखित भाषा भी आती है। जब हम मौखिक भाषा की बात करें तो अर्थात हम अपने मन के जो भी भाव हैं, विचार हैं, उनको मुंह से बोल करके सामने वाले पर प्रकट कर रहे हैं, तो वो मौखिक भाषा है। और यहीं पर अगर हम अपने मन के विचारों को, भावों को लेखन लिपि के द्वारा लिख करके अभिव्यक्त करते हैं तो वो लेखन कौशल कह लो या फिर लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। तो ये बात हो गई कि लिखित भाषा कहते किसे हैं। अब हम आज की क्लास में लिखित भाषा के महत्व के बारे में और उसके उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमने रिटन लैंग्वेज के ऑब्जेक्टिव्स पे बात करनी है और उसकी इम्पोर्टेंस पे बात करनी है, जिसके अंतर्गत हम पहले पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिटन लैंग्वेज, लिखित भाषा के उद्देश्य। तो सबसे पहला उद्देश्य रहता है लिखित भाषा का, भाषा में संक्षिप्तता लाना। संक्षिप्तता मतलब किसी भी बात को समराइज्ड करना। अब ये समराइज करना क्या होता है? अर्थात थोड़े से वाक्यों में हम अपनी बात को कह दें। तो आप इसको अपने दैनिक जीवन में चेक कर सकते हो। मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है? आप एक एप्लीकेशन लिखते हो, आपको छुट्टी चाहिए, आप एक एप्लीकेशन लिखते हो और उस एप्लीकेशन को आप सेंड कर देते हो क्योंकि आपको छुट्टी चाहिए, और इसके बजाय आप छुट्टी मांगने जाते हो। तब आप क्या है, वर्बली बिना एप्लीकेशन लिए आप बात करने जाते हो छुट्टी के लिए। तब क्या होता है, आप दोनों जगह पर एक आपने एप्लीकेशन लिखी, 4-8 लाइनें लिखी एप्लीकेशन के अंदर, और एक जब आप गए छुट्टी के लिए, बात करने के लिए गए और उन वाक्यों को जांच लेना, वहां है आपके 6 से 8 सेंटेंसेस, और यहाँ पे जो आप बात करोगे तो पता नहीं कितनी ही बातें, सर मुझे छुट्टी चाहिए, मैम मुझे छुट्टी चाहिए, ये रीज़न है, इतने दिन की छुट्टी चाहिए, तो वो बात क्या होगी, ज़्यादा लंबी होगी, ठीक है? मौखिक भाषा बहुत टाइम लेती है, लिखित भाषा संक्षिप्तता की बात करती है, समराइज्ड कर देती है बात को। एक तो हम सामने वाले को अपनी कोई कहानी बता रहे हैं और एक हम लिख रहे हैं उसी बात को, उसी कहानी को। तो देखो, आप खुद चेक कर सकते हो, यहाँ पे संक्षिप्तता होती है लिखित भाषा में, और मौखिक भाषा में बात अपने आप ही बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो सबसे पहला उद्देश्य रहता है रिटन लैंग्वेज का, भाषा में संक्षिप्तता लाना, लैंग्वेज को समराइज करना, ठीक है? उसके बाद दूसरा उद्देश्य देखिए, क्रमबद्धता का ज्ञान। सेकंड पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा, क्रमबद्धता का ज्ञान। अब ये क्रमबद्धता क्या होता है? सीक्वेंस। जब हम मौखिक रूप से अपनी बात को किसी के सामने रखते हैं तो उसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता। इसी तरह से जब हम लिखित भाषा की बात करें तो हम जब लिख करके अपनी बात को प्रकट कर रहे हैं तो हमारे पहले वाले सेंटेंस के साथ हमारा दूसरा वाला सेंटेंस मैच होना चाहिए, ठीक है? हम एक सीक्वेंस में चलते हैं, एक क्रमबद्धता में चलते हैं, और जब बोलते हैं तो कई बार देखा करो, आधा वाक्य बोला और उसके बाद कोई और बात याद आ गई और वो आधा वाला ऐसे ही छूट गया, पीछे वाली बात वहीं रह गई और नई बात शुरू हो गई।
ऐसा होता है। और रिटर्न में ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी आधा सेंटेंस लिखो और उसके बाद कुछ और ही नया शुरू कर दो, नहीं, हम टॉपिक से इधर उधर नहीं हटते हैं। रिटर्न लैंग्वेज में, लिखित भाषा में एक क्रमबद्धता होती है, हम एक ही ट्रैक पे चलते हैं। जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है हम केवल उसी टॉपिक से रिलेटेड ही फैक्ट्स को लेकर के आते हैं, कोई इधर उधर की बातें नहीं आती। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं ऑरली, किसी से मौखिक भाषा के थ्रू बात कर रहे होते हैं, तो इधर उधर की बातें अपने आप ही बीच में आ जाती हैं, आधा अधूरा सा ज्ञान मिलता है और ये सब कुछ, तो सीक्वेंस नहीं होता। जबकि लिखित भाषा का, रिटन लैंग्वेज का ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये क्या करता है, ये बात में या नॉलेज में सीक्वेंस लेकर के आता है। अब आपको अगर मैं वर्बली बोल करके मौखिक भाषा के थ्रू आपको कोई बात बताऊं और आप उसी बात को, उसी नॉलेज को किताब में पढ़ करके लेंगे तो दोनों में फर्क होगा। मैं बात बताऊंगी तो हो सकता है कि मैं पहले वाली बात को बाद में बताऊं, बाद वाली को पहले बताऊं, ऐसा कुछ सीक्वेंस में हो सकता है, आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन लिखित भाषा के थ्रू जब भी कोई चीज़ आप किताब में से कुछ पढ़ोगे तो वो आपको एक सीक्वेंस में पता चलेगा। ये अंतर होता है मौखिक भाषा में और लिखित भाषा में। तो यहाँ पे इसका एक उद्देश्य रहता है कि जिस तरह से ये भाषा में संक्षिप्तता लाने का काम करती है लिखित भाषा, तो उसी तरह से ये क्या करती है, भाषा में क्रमबद्धता भी लेकर के आती है, सीक्वेंस भी लेकर के आती है। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट है आपके सामने, व्याकरण संबद्ध शुद्ध भाषा का प्रयोग सिखाना। तो एक उद्देश्य लिखित भाषा का ये है कि ये क्या करती है, बच्चे को व्याकरण सम्मत अर्थात ग्रामेटिकली एकदम एग्जैक्ट वर्ड बच्चे को पता होना चाहिए, बच्चे की गलती नहीं होनी चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से बच्चा शुद्ध शब्दों का प्रयोग करे, ऐसा बच्चे को सिखाना लिखित भाषा का उद्देश्य रहता है। तो लिखित भाषा क्या करती है, बच्चे को ग्रामेटिकली एग्जैक्ट जो वर्ड है वो सिखाती है, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग बच्चे को सिखाती है, ये भी उसका एक उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का ज्ञान। अच्छा, इसका एक उदाहरण दे दूं। जब हम बोल रहे हैं, ठीक है, जब हम बोल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, कोई भी हमें कहीं कोई वाक्य के अंदर कोई शब्द नहीं याद आ रहा होता, हिंदी का मान लीजिए हिंदी में बात कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, बोलते हुए हम कह देते हैं कि उसको क्या कहते हैं, और बागड़ी का कोई वर्ड या क्षेत्रीय भाषा का, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है उसका, या मातृभाषा कोई वर्ड वहाँ पे फिट कर देते हैं। लेकिन क्या लिखते हुए ऐसा कर सकते हो? नहीं, लिखते हुए आपको एग्जैक्ट वही वर्ड चाहिए, उसी भाषा का वर्ड चाहिए। तो ये भी क्या है, अगर लिखित भाषा ना होना तो हमें व्याकरण सम्मत शुद्ध भाषा का पता ही ना चले। और अगला पॉइंट मैं आपको बता रही थी, शुद्ध वर्तनी का ज्ञान। शुद्ध वर्तनी का ज्ञान मतलब किसी भी शब्द को शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है, इसका ज्ञान भी तो लिखित भाषा के थ्रू ही होता है। अगर ये लिखित भाषा नहीं होगी, केवल मौखिक भाषा ही होगी, तो हमें लिखना आएगा ही नहीं और हमें बहुत सारे शब्दों को कैसे लिखा जाता है या उनका उच्चारण कैसे किया जाना है शुद्ध रूप में, ये पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, अगर लिखना नहीं है तो इसका मतलब पढ़ना भी नहीं है, तो फिर केवल दो ही कौशल रह जाएंगे। कौन सा? सुनना और बोलना। तो सुनना और बोलना से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अपेक्षा नहीं रख सकते कि आपको भाषा में कुशलता हासिल हो जाएगी, या चारों जो भाषा के जो हमारे कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। इन चार में से अगर दो कट जाएंगे तो जो पहले वाले दो हैं वो इनकी पूर्ति कर पाएंगे, भाषा को पूरी तरह से सिखा सकेंगे। ऐसा नहीं, इनसे ये अपेक्षा की जा रही है तो गलत की जा रही है। क्योंकि सो मेनी टाइम्स आप बच्चे को, अगर कोई गलती कर रहा है बच्चा वर्तनी में, स्पेलिंग में, क्योंकि वर्तनी का मतलब स्पेलिंग होता है, अगर किसी शब्द को बच्चा गलत लिख रहा है, उसकी स्पेलिंग गलत लिख रहा है, तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, बच्चे को लिख करके सिखाते हैं, जिससे कि उसको बार बार लिखवाते हैं ना, जिससे कि वो सही लिखना शुरू कर दे। अब बच्चा अगर लिखेगा सही तो इसका मतलब उच्चारण भी सही करेगा। और अगर लिखित भाषा होगी नहीं, लिखने वाला काम होगा नहीं, तो अगर बच्चा किसी वर्ड को गलत बोल रहा है तो वो हमेशा के लिए उसको गलत ही सीख जाएगा, उसमें सुधार नहीं आ पाएगा। क्योंकि मौखिक भाषा क्या करती है, मौखिक भाषा में एक फ्लुएंसी होती है, उसमें बालक जो है इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता ग्रामर वगैरह का या शुद्ध वर्तनी का, जितना कि लिखित भाषा में पकड़ में बच्चे की गलतियाँ आ जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए, सरल, सुबोध व लाक्षणिक भाषा का प्रयोग सिखाना। लिखित भाषा का एक
ये भी ऑब्जेक्टिव रहता है कि ये बच्चे को क्या सिखाती है, एकदम सरल बात करना, सरल भाषा में किस तरह से सरल शब्दों में कैसे अपने मन की बात कहनी है, ये लिखित भाषा सिखाती है। सुबोध, अच्छा बोध होना मतलब क्या हुआ कि सामने वाले को हमारी बात का अच्छे से बोध हो जाए, उसको अच्छे से समझ में आ जाए जो हम कहना चाहते हैं, जो मैसेज उस तक पहुंचाना चाहते हैं। लाक्षणिक भाषा, तो भाषा देखिए जिस तरह से शब्द शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं, शब्द शक्ति अभिधा भी होती है, लक्षणा भी होती है और व्यंजना भी होती है। लाक्षणिक शब्द शक्ति मतलब, लाक्षणिक भाषा मतलब मुहावरेदार भाषा, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके फिर बात करना। तो बहुत ही, जैसे हम कह सकते हैं, एक चमत्कार आ जाता है जब हम किसी बात को मुहावरे या लोकोक्ति का प्रयोग करते हुए कहते हैं। तो ये लिखित भाषा ही है जो हमें इन मुहावरे और लोकोक्तियों का ज्ञान देती है। ठीक है, तो सरल, सुबोध व लाक्षणिक भाषा का प्रयोग सिखाना, ये भी क्या है, लिखित भाषा का एक उद्देश्य है। तो ये हो गए हैं 5 लिखित भाषा के उद्देश्य। भाषा में संक्षिप्तता लाना, क्रमबद्धता का ज्ञान, व्याकरण सम्मत शुद्ध भाषा का प्रयोग सिखाना, शुद्ध वर्तनी का ज्ञान, सरल, सुबोध व लाक्षणिक भाषा का प्रयोग सिखाना। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स महत्व की। ठीक है, आपके सामने पॉइंट्स हैं महत्व से संबंधित। सबसे पहला महत्व है सभ्यता व संस्कृति के हस्तांतरण में सहायक। तो जो लिखित भाषा है वो सभ्यता और संस्कृति का हस्तांतरण करती है। हस्तांतरण मतलब क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कोई संदेश जाना। तो सभ्यता और संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है इसी लिखित भाषा के द्वारा। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी ये हमारे वेद, पुराण, जितने भी लिखे गए ग्रंथ हैं वो सारे के सारे आपको पता है लिखित भाषा में हैं, और आज भी हम उनसे नॉलेज ले रहे हैं, या उनसे हमें हमारी संस्कृति का, हमारी भारतीय संस्कृति कितनी महान है उसके बारे में पता चल रहा है। अगर ये ना हो, ठीक है, अगर ये ना हो, लिखित भाषा ना हो, कहीं भी कुछ भी लिख करके हमारे पास उपलब्ध ना हो, हमारे पास सुविधा ही ना हो लिखित भाषा की, तो आप बताइए क्या पीढ़ी जब चली जाए, एक पीढ़ी जब चली जाए तो उसकी सारी की सारी उपलब्धियां तो उसके साथ ही चली जाएंगी ना, हम तक उनकी कोई भी नॉलेज नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, तो अगर हमें सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करनी है, उसका हस्तांतरण करना है, तो वो लिखित भाषा के माध्यम से ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पत्र व्यवहार में कुशलता। हम पत्र क्यों भेजते हैं? अब इस पत्र व्यवहार की जगह आपके ये जो सारा दिन आप चैटिंग करते हो ना व्हाट्सएप वगैरह पे, उसने ले लिया। यहाँ पे पत्र व्यवहार का मतलब उससे ले लेना, क्योंकि लेटर्स सेंड करना और ये सब कुछ ये तो खत्म हो गया है। अब आप जो मोबाइल पे अपना चैट करते हो तो वो भी लिखित भाषा ही है, लिख करके मैसेज भेजते हो। तो वहाँ पे आप क्या है, आप किसी को कोई बात कहना चाहते हो, आप उससे जाकर के मिल नहीं सकते हो, तो आप क्या करते हो, उसको मैसेज कर देते हो। तो पत्र व्यवहार में कुशलता यानी ये चैटिंग जो आप व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे या फिर कहीं भी कर रहे हो, है ना, इंस्टा पे कर रहे हो, बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो ये सब क्यों पॉसिबल है? ये सब पॉसिबल है केवल और केवल रिटन लैंग्वेज के माध्यम से। अगर ये रिटन लैंग्वेज नहीं होती तो हमारे पास ये साधन भी नहीं होते दूसरों तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है शारीरिक एवं मानसिक व्यायाम। ऐसा कहा जाता है कि हम जब लिखते हैं तो हमारा शारीरिक और मानसिक दोनों व्यायाम एक साथ होते हैं। हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि लिखने से, जो लेखन क्रिया है उससे हमारी शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के व्यायाम हो जाते हैं, दोनों प्रकार की एक्सरसाइज हो जाती है एक ही टाइम पे। कैसे हो जाती है? शारीरिक रूप से किस तरह से हम लिखते हैं, अपने शोल्डर यहाँ से हम हाथ से लिखते हैं तो पूरे ये बाजू की जो है एक्सरसाइज होती है, ठीक है, यहाँ से शोल्डर से लेकर के मूवमेंट होती है, हम लिखते हैं तो इन फिंगर्स की मूवमेंट होती है, और इन फिंगर्स के अंदर हमारे जो काफ़ी आंतरिक अंग हैं, इंटरनल पार्ट्स जो हमारे हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनके पॉइंट्स हैं। अगर कभी आपने एक्यूप्रेशर के बारे में जाना हो तो आपको पता होगा कि आपके हाथ के अंदर ही आपके पूरी बॉडी के पार्ट्स हैं, बने हुए हैं, ठीक है, इनके पॉइंट्स हैं।
तो यहाँ जब हम लिखते हैं तो ये जो हमारी जो आगे वाली जो हमारी जो ये टिप्स हैं फिंगर्स की, उनका जब हम यूज़ करते हैं और यहाँ पे जब हम ऐसी कुछ पोजीशन बना रहे हैं तो यहाँ पे भी स्ट्रेस पड़ रहा है, यहाँ पे भी पड़ रहा है, फिंगर्स पे तो पड़ ही रहा है, और इधर से शोल्डर से लेकर के पूरी की पूरी इस फिंगर्स की टिप तक की एक्सरसाइज हो जाती है। और केवल इनकी ही एक्सरसाइज नहीं होती है, अभी मैंने बताया इसमें पूरी बॉडी के पार्ट हैं हमारे इन हथेलियों के अंदर, ऐसे ही पैरों के हमारे जो ये तलवे जिसको बोलते हैं हमारे, वो वहाँ पे भी पूरे बॉडी के पार्ट्स हैं, पूरी बॉडी के पॉइंट्स हैं, तो एक्सरसाइज हो जाती है, फुल बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। अब देखो ये तो बात हो गई है फिजिकल एक्सरसाइज की। अब अगर बात करूँ मेंटल एक्सरसाइज की तो वो कैसे होती है। जब भी हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले मन में हमारे दिमाग में पहले विचार आता है, पहले माइंड में हमारे उससे संबंधित विचार आता है, तब हम उसको लिखते हैं। तो ये मानसिक व्यायाम है। अब एक तो ऐसे हो गया कि आप क्या कर रहे हो, कुछ सोच के लिख रहे हो, तो मानसिक व्यायाम हो गया। अब आप एक चीज़ देखिए, जब आप किसी चीज़ को कॉपी भी करते हो, मान लीजिए बुक में से आप रजिस्टर में लिख रहे हो, कॉपी में लिख रहे हो, आप कॉपी कर रहे हो, ठीक है, क्या उसके लिए आपको माइंड की ज़रूरत नहीं है, क्या दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती? नहीं, एक लाइन बनी हुई है, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। उस टाइम भी आप वो कॉपी कर रहे हो ना, उस टाइम भी आपका मानसिक व्यायाम हो रहा है, ठीक है, उस टाइम भी मानसिक व्यायाम हो रहा है जब आप केवल और केवल कॉपी कर रहे हो, चाहे ब्लैक बोर्ड से कॉपी कर रहे हो, चाहे आप बुक से कॉपी कर रहे हो अपनी नोटबुक में, या एक नोटबुक से दूसरी नोटबुक में लिख रहे हो, कुछ भी कर लो, आप जब लिखेंगे ना उस टाइम पे आप मानसिक क्रियाएं भी साथ में ही कर रहे हैं शारीरिक क्रियाओं के। तो शारीरिक और मानसिक क्रियाएं दोनों एक साथ होती हैं लिखित भाषा के द्वारा, लिखने के द्वारा। शारीरिक और मानसिक दोनों व्यायाम एक साथ ही एक ही समय पर होते हैं, और व्यायाम करना आपको पता ही है बहुत अच्छा है हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट बिंदु है आपके सामने दैनिक जीवन में उपयोगी। अब अगर लिखित भाषा की प्रयोग की बात करें या लिखने की बात करें तो आपको पता है सारे दिन के अंदर हमारा जो डेली रूटीन है, जो हमारी दैनिक क्रिया है, जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ है, उसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ों को लिख करके रखना पड़ता है। हमें याद रहती हैं क्या? हम दूध का हिसाब रखते हैं, हमने किसी से कितने पैसे लेने हैं, किसी को कितने पैसे देने हैं, इस सब का हिसाब रखते हैं, ठीक है, अखबार वाले का हिसाब चलता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्स, जो भी बिल्स होते हैं, चाहे वो बिजली का बिल है, पानी का बिल है, तो उसके लिए भी हम लिखित भाषा का ही प्रयोग कर रहे हैं। इस लिखित भाषा ने हमारे जीवन को बहुत ही सरल बना दिया है। अगर ये लिखित भाषा नहीं होती तो आप कितना कुछ अपने दिमाग में रख पाते। इवन यहाँ तक कि इसी लिखित भाषा की इम्पोर्टेंस से रिलेटेड ही है कि ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों को मानसिक परेशानियां हैं वो क्या किया करें, वो लोग डायरी लिखा करें, ताकि यहाँ पे जो भी कुछ स्ट्रेस है वो सारी की सारी लिखने के द्वारा जो है वो स्ट्रेस कम हो जाए, वो भाव सारे निकल जाएं जो अंदर परेशान कर रहे हैं आपको। ये सारा कुछ कहा जाता है ना, तो लिखने को तो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर लिखित भाषा नहीं होगी तो ये भी नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा सारे दिन के अंदर आप कितनी चीज़ें याद रखोगे, बहुत सारी चीज़ें हम जीवन में जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो पिछला भूल जाते हैं, और हम उसको याद रख सकें इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम उसको नोट डाउन करके रख लेते हैं। चाहे वो कोई डेट है, चाहे आपका कोई एग्जाम का रोल नंबर है, कुछ भी है, हम उसको नोट डाउन करके रख लेते हैं डायरी के अंदर, ताकि वो हमें सालों साल याद रह सके। तो इस तरह से दैनिक जीवन में हमारे लिए लिखित भाषा बहुत ही काम आती है, रिटन लैंग्वेज बहुत काम आती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, परीक्षा हेतु उपयोगी। अब आप देखिए कि अगर ये रिटन लैंग्वेज ना हो तो फिर परीक्षाएं तो केवल मौखिक रूप से ही ली जा सकेंगी, और अगर परीक्षा मौखिक रूप से ली जा सकेगी तो जो पढ़ाया जा रहा है वो भी केवल मौखिक रूप में ही समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। जैसे गुरुकुलों में होता था, उपदेश दिए जाते थे बालकों को, और बालकों को सब कुछ कंठस्थ करना होता था, पर कंठस्थ करने की भी तो एक सीमा होती होगी ना। आप किसी बात को कितने सालों तक याद रख सकते हो, भूल जाओगे ना एक दिन, यानी स्थायी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती थी। और आज लिखित भाषा के द्वारा स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर आप कभी कुछ सीखा हुआ भूल भी जाओ तो आप क्या कर सकते हो, किताब में से या जो आपके नोट्स बने हुए हैं उनसे दोबारा से
उनको प्रयोग करके वापस से सीख सकते हो उन चीज़ों को, ये सुविधा रहती है। तो परीक्षा के लिए भी लिखित भाषा ही इम्पोर्टेंट है। इसी लिखित भाषा के द्वारा हमने बच्चे को जो सिखाया है उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, उसकी परीक्षा ले सकते हैं, तो बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, परीक्षा लेना, बच्चे के ज्ञान को चेक करना, बच्चे का मूल्यांकन करना, उसके ज्ञान का मूल्यांकन करना बहुत ही आसान हो जाता है लिखित भाषा के द्वारा। अगला पॉइंट है आपके सामने, मौखिक भाषा के व्यवस्थीकरण में सहायक। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जब हम केवल मौखिक रूप में बात करते हैं तो इतनी ज़्यादा अरेंजमेंट्स नहीं होती है, वर्ड्स की वर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं, वाक्य जो हैं वो पहला वाक्य दूसरे वाक्य के साथ मैच हो बोलते हुए, ये ज़रूरी नहीं है, मतलब कुछ व्यवस्था नहीं होती है, कुछ अरेंजमेंट नहीं होता है। लेकिन जब लिखित भाषा की बात करें, जब हम कुछ लिखते हैं तो उसमें पूरा का पूरा व्यवस्थीकरण होता है। और यहाँ पे बात करें लिखित भाषा की, तो लिखित भाषा में पहले मौखिक भाषा का प्रयोग होता है, यानी कोई विचार मौखिक रूप में हमारे दिमाग में आता है, हमारे माइंड में आता है, मस्तिष्क में आता है, और उसके बाद हम उसके लिए एक अच्छे अच्छे वर्ड चूज करके और उसके बाद उसको लिखते हैं, तो यही क्रिया चलती है वहाँ पे। तो मौखिक भाषा के थ्रू जो हमारे माइंड में विचार आए हैं, जो भाव आए हैं, जो भी हमारे दिमाग में एक कह सकते हैं एक कोई आइडिया आया है, उसको हम लिखित भाषा के थ्रू एक रूप देते हैं, एक व्यवस्था देते हैं। उन्हीं विचारों को लिखित भाषा क्या करती है, व्यवस्थित करती है। तो मौखिक भाषा के थ्रू जो भी विचार और भाव आएंगे उनको व्यवस्थित करके प्रकट करने का काम किसका है, लिखित भाषा का। उनको अरेंज कौन करेगा, जो वर्ड्स आगे पीछे हैं उनको अरेंज करने का काम कौन करेगा, ताकि वो वर्ड्स अरेंज होकर के शुद्ध वाक्य बन जाए, तो वो करेगी लिखित भाषा। तो लिखित भाषा का ये भी महत्व है कि ये मौखिक भाषा की व्यवस्थीकरण में सहायक है। इसके बाद देखिए साहित्य सृजन का साधन। साहित्य क्या होता है स्टूडेंट, साहित्य यानी कि लिटरेचर। अगर हम बात करें तो बहुत ही जो हमारी जो किताबें हैं वो इतने सालों पुरानी हैं, या हम ये कह सकते हैं जो राइटर्स हैं उन किताबों के वो बहुत सालों पहले थे। आज हम कबीर जी के दोहों को पढ़ पा रहे हैं, जबकि कबीर जी कब थे आपको पता ही है, भी 1300 कुछ में कबीर जी, या फिर सूरदास जी की बात की जाए, दादू दयाल जी की बात की जाए, तो इतने पहले से संबंधित हमारे पास जो है पद्मावत, पृथ्वीराज रासो की, उसके हम पद पढ़ते हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, ये तो मैंने हिंदी के उदाहरण दे दिए, आप किसी भी लैंग्वेज के उदाहरण उठा सकते हो। तो लिटरेचर जो है वो आज भी हमें उपलब्ध है, आज भी हम इतने पुराने लोगों के जो द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं उनको पढ़ पा रहे हैं। किसके कारण ये पॉसिबल हुआ, किस भाषा के कारण ये पॉसिबल हुआ, तो ये पॉसिबल हुआ केवल मात्र इस लिखित भाषा के माध्यम से। ठीक है, अगर ये लिखित भाषा नहीं होती स्टूडेंट, तो इसका मतलब कवि के विचार में, कवि के मन में जो विचार आते हैं ना, जिनको वो लिखता है रचना के रूप में, अपनी कृति करता है, रचना करता है, जो भी उसकी रचना होती है, चाहे वो काव्य संग्रह है, चाहे कहानी है, चाहे नाटक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो तो कुछ क्षण के लिए ही कोई आइडिया आता है ना, उसके मन में विचार आता है कवि के, और वो क्या करता है, उसको लिख देता है, तो वो उसकी रचना बन जाती है। अगर ये लिखित भाषा हो ही नहीं तो कवि के मन में क्या विचार आते जाएंगे और वो उसको याद रहेंगे, नहीं। तो ये लिखित भाषा ही है जो हमें तुरंत लिखने का जो है, कवि के मन में जो भी विचार आए वो उसको लिख सकता है, ताकि वो उसको रचना का रूप दे सके। ठीक है, तो इस तरह से साहित्य सृजन का भी ये क्या है, साधन है। तो ये सारे ये पॉइंट जो है ना, ये महत्व को ही दर्शाने वाले हैं, लिखित भाषा के महत्व को दर्शाने वाले ये सारे बिंदु हैं। ठीक है, एक बार फिर से इनको देख लेते हैं। सभ्यता व संस्कृति के हस्तांतरण में सहायक है। पत्र व्यवहार में कुशलता, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बता ही दिया कि आप आज के युग में, टेक्निकल जो हमारा युग है, इसके अंदर सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इतनी ज़्यादा आज ब्रॉड हो चुकी है, विकसित हो चुकी है, डेवलप हो चुकी है, तो उसके अंतर्गत जो भी हम चैटिंग वगैरह करते हैं, आप उसको भी एग्जाम्पल में ले सकते हो। शारीरिक एवं मानसिक व्यायाम होता है लिखित भाषा के द्वारा। दैनिक जीवन में हमारे हिसाब किताब वगैरह रखने में ये हमारी जो लिखित भाषा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परीक्षा हेतु ये उपयोगी है। मौखिक भाषा के व्यवस्थीकरण में सहायक है, और साहित्य सृजन का तो ये मुख्य साधन है। अगर लिखित भाषा ना हो तो आप लिटरेचर या फिर साहित्य की कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और साथ में एक चीज मैं बता दूं, मैं एक पॉइंट ऐड कर सकती हूँ इसमें, अगर आपको सही लगे तो आप ऐड कर लेना। ये कल्पना शक्ति के विकास का भी एक साधन है।
किसी की रचना पढ़ करके, किसी दूसरे की रचना पढ़ के, कोई कविता पढ़ के कई बार स्टूडेंट्स के या हमारे मन में ये आ जाता है कि हम भी कविता लिख सकते हैं, हमारे मन में भी कोई विचार आ जाता है, कोई कविता, कोई कहानी, ऐसा कोई आइडिया आ जाता है। तो कल्पना शक्ति के विकास में भी लिखित भाषा हमारी हेल्प करती है। तो ये हो गया है स्टूडेंट्स आज की क्लास में लिखित भाषा के बारे में। लिखित भाषा क्या होती है, लिखित भाषा के कौन कौन से उद्देश्य हैं और लिखित भाषा का महत्व क्या है। अभी रिटन लैंग्वेज से रिलेटेड एक क्लास हमारी और होगी, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।